नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज मेरे पास एक ही खबर है। आज हम 3 खबरें नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी खबर है। कल जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी का इस्तीफ़ा आया था और आज जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफ़ा आया है। मज़ाहिर नकवी साहब के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो इस तरह के जज इतने कोई मैंने 2-3 दिन पहले जब बात हुई थी हमारी, तो मैंने ये बात 2 दिन पहले ये कही थी कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो कोई इतनी बड़ी बला नहीं है। ही इज़ अ वेरी इनकॉम्पिटेंट काइंड ऑफ जज, जिसको जो जो वकला का कहना है। मेरी बहुत से वकला से इस बारे में बात हुई थी, मगर एजाजुल एहसन उन लोगों में से नहीं है। एजाजुल एहसन जो है वो कम से कम लॉ की जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, इट इज़ वेरी प्रोफाउंड। उनका जो लेवल है वो मज़ाहिर नकवी जैसे जजेस से बहुत ऊपर है, जहाँ तक लॉ की अंडरस्टैंडिंग की बात है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं और कभी कभार जो है वो पॉलिटिकल अगर हो जाए जज, तो उसके जो फैसले होते हैं उनके ऊपर बहुत तनकीद भी होती है और वो तनकीद बिल्कुल जायज़ होती है। जस्टिस एजाजुल एहसन के बारे में बहुत सी बातें हैं जो कि सुबह से बहुत सारे लोगों ने कही हैं। मैं 2 बातें उनके बारे में करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं, उनके बारे में एक बहुत डिटेल्ड वीलॉग कुछ अरसा पहले इमरान शफ़क़त ने किया था, जिन्होंने ये बताया था कि उनकी नवाज़ शरीफ से एक बहुत पुरानी मुखासमत थी और उस मुखासमत की वजह से उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के खिलाफ जो है वो केसेस में वो बैठे और उन्होंने जानबूझकर उनके खिलाफ फैसले दिए। ऑल्दो उनका ये कहना है कि जिन साहब ने उनको ये बात बताई, वो एजाजुल एहसन के बहुत करीबी थे और वो ये समझते थे कि एजाजुल एहसन साहब इतने बिटर थे अबाउट द शरीफ फैमिली और नवाज शरीफ स्पेशली, कि वो चाहते थे कि इनके साथ कुछ बुरा हो तो उनको खुद ही अपने आप को बेंच से अलहदा कर लेना चाहिए था, क्योंकि ही वॉज वेरी बिटर अगेंस्ट देम। तो उन्होंने अपने आप को अलहदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी ली कि क्यों ना नवाज शरीफ को ठिकाने लगाया जाए। मगर हम उनकी जो नीयत है उससे कतई नज़र 2 चीज़ों को डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ तो ये है जनाब कि उन्होंने आज इस्तीफ़ा क्यों दिया? पहली वजह तो ये है कि शायद वो बहुत नाराज़ हों। ये मुमकिन है कि वो बहुत ही मुश्किल में आ गए थे और उनको लगा कि जी ये काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, या फ़ौज की तरफ से जो है वो उनके ऊपर प्रेशर हो, जो कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी वो शायद दबाव में इरशाद भट्टी साहब, उनको पता होगा क्योंकि वो पहले दबाव डालने वालों में से शामिल होते थे, मतलब उनकी 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 कैंप में थे। दूसरी बात जो है वो ये आ रही है, जो कि एजाज सैयद ने भी कंफर्म की और हम भी कुछ दिनों से जो है वो इस बारे में सुनगुन ले रहे थे, तो कंफर्म हो रही थी बात, और वो ये थी कि एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ भी 2 अदद रेफरेंसेस जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, लिखे जा चुके हैं और शायद उनको इस बारे में इल्म हो गया था। और जब उन्होंने देखा कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के इस्तीफा देने के बावजूद उनको जो है वो छोड़ा नहीं गया, बल्कि आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ये कहा गया कि इस बुनियाद पर हम किसी को छोड़ नहीं सकते कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगर उन्होंने करप्शन की है, तमाम सबूतों का जायजा लिया जाएगा और इसके बारे में फैसला दिया जाएगा, तो शायद वो जेल भी जाएं। तो जो एजाजुल एहसन साहब हैं, इनके बारे में भी शायद उनको डर लगा, क्योंकि वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो कि एक बिल्डिंग है इस्लामाबाद में, जो कि इलीगल थी, उस जगह पर कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती थी, कंस्ट्रक्ट की गई। उसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम भी शामिल हैं। जस्टिस साकिब निसार साहब का वहाँ पर जो है वो इतलात हैं कि एक फ्लैट है, इमरान खान साहब का फ्लैट है, और भी बहुत सारे लोगों के, मतलब अपोजिशन के लोग जो उनके मुखालफिन हैं उनके भी हैं, ख्वाजा आसिफ साहब का भी फ्लैट है और भी बड़े बड़े लोगों के। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं वो जब वकील थे तो उस पार्टी के केसेस किया करते थे एज अ वकील, मगर जब वो जज बने तो अपने उसी केस के अंदर जो है वो जज भी बन गए और उस वक्त भी ये मामला उठाया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जस्टिस जवाद ख्वाजा जो हैं वो एक फैसला लिख गए और मैं उस फैसले को अपने हक में इस्तेमाल करते हुए मैं जो है वो इस बेंच में बैठे रहने का फैसला करता हूँ। और फिर उन्होंने उस जस्टिस को वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के हक में फैसला दिया और उन्होंने उसको रेगुलराइज करवा दिया, बिल्कुल कवानीन की धज्जियां बखेरते हुए। तो जस्टिस एजाजुल हसन जो है वो उसका तो एक तो ये केस उनके सामने आ रहा था, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो थी वो सामने आने की उम्मीद थी, लेकिन क्योंकि अभी वो सामने नहीं आई हैं और जाहिर है कि वो एक जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो क्यों ना वेट कर लिया जाए कि जब तक वो चीज़ें सामने आ ना जाए तब तक उनको मुकम्मल हकाइक सामने आने तक जो है वो इन पर खामोशी रखी जाए, क्योंकि हम किसी को मेलाइन नहीं करना चाहते। दूसरी चीज़ जिसके बारे में जिक्र करने की ज़रूरत है वो ये है कि आज एक प्रोग्राम पब्लिक न्यूज़ के ऊपर होता है, उसके अंदर नुसरत जावेद साहब के साथ जो एंकर होते हैं वो ज़रा कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से जस्टिस एजाजुल हसन को एक बहादुर जज साबित करने की और ये कहने की कि जी जस्टिस एजाजुल हसन जो हैं उनकी लेगेसी को किसी तरीके से वो सिक्योर करने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे।
या मैं तो कहूँगा कि रिवाइज करने की कोशिश कर रहे थे, हकायक से बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर उसको एक कोई ग्रेट आदमी बनाने की कोशिश कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि जो उनको फाइलें दिखाई गई उसकी बुनियाद पर उन्होंने ये फैसला किया। नुसरत जावेद साहब ने उनको जो झटके वाला जवाब होता है वो तो उन्होंने दे दिया। वो उन्होंने कहा कि झटके वाला जवाब ये है भाई कि इतने बदमाश थे, इतने बड़े बब्बर शेर थे, तो फिर खड़े होते अब भी फैसला करने के लिए। जब जनरल फैज हमीद जो है वो साथ खड़ा हुआ होता है, तो फिर उस टाइम पे जब एसएचओ साथ मिला हुआ हो तो चोरी करना बड़ा आसान होता है। जब एसएचओ साथ मिला हुआ था, जनरल फैज साथ खड़ा हुआ था, जनरल बाजवा साथ खड़ा हुआ था, तो उस टाइम पे आपने पकड़ के निगरान जज भी बन गए। आपने जो है वो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर को पकड़ के जो है वो रगड़ दिया। आपने उसकी फैमिली के लिए जो है वो हरास किया, उनको बुरी तरह से उनको ओहदे से हटाया। उसके बाद उनको जो है वो पार्टी के ओहदे से हटाया। और उसके बाद तो उन्होंने जवाब दे दिया। लेकिन मैं इस लेगेसी को जो व्हाइट वॉश करने की कोशिश है उसके बारे में जो है मैं थोड़ा सा उस व्हाइट वॉशिंग को वापस जो है वो क्या कहना चाहिए स्पिरिट से साफ करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, इतनी वाज़ेह बातें हैं कि उसको कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हल्का सा यूं उंगली मारेंगे, नाखून मारेंगे तो वो कुरेदा जाएगा। तो पहली बात जो है उनके फैसले से शुरू कर लेते हैं, पैनामा जजमेंट के हवाले से। तो जनाब ये रीमा उमर का एक थ्रेड था, मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ जो है वो शेयर किया जाए। उन्होंने गुज़िश्ता बरस लिखा था और उसके अंदर उन्होंने हाईलाइट किया था जस्टिस एजाजुल एहसन की लेगेसी को, एक तरह से आप समझ लीजिए। तो जस्टिस एजाजुल एहसन के बारे में उन्होंने पहली जो बात की, उन्होंने कहा कि ये जो पहले जो जेआईटी बनी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, जो कि कानून के आप समझ लीजिए कि रीराइट ही किया गया था एक मरतबा फिर से। उसके जो लिखने वाले जजेस थे उनमें से एक जज साहब जो थे वो जस्टिस एजाजुल एहसन भी थे। इसके बाद उन्होंने 62(1)(f) में नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जुलाई 2017 में कि ये सादिक और अमीन नहीं है। और नवाज शरीफ की जो ग्राउंड्स बनाई गई डिस्क्वालिफिकेशन की, वो ये बनाई गई कि इकामा है, जबकि इकामा असल केस का हिस्सा ही नहीं था, प्रेयर ही का हिस्सा नहीं था। कोई समझ लीजिए कि जब पैनामा साबित नहीं हो सका और जल्दी बहुत थी फारिग करने की, अभी नीचे से जज बशीर जज साहब जो है वो अभी तक नहीं मिले थे, तो उन्होंने फैसला ये किया कि क्यों ना हम अभी के अभी फैसला करके और इसके अंदर से इकामा निकाल के उनको ओहदे से अलग कर दें। तीसरा काम उन्होंने ये किया कि जब साकिब निसार साहब ने मॉनिटरिंग जज लगाया था, तो ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए मॉनिटरिंग जज के जो जजमेंट थी पैनामा की, उसके अंदर ये भी लिखा गया था कि जो निचली अदालतों के अंदर केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से, जो कि जुरिस्डिक्शन का कंप्लीट वायलेशन थी कि एक जज जो है वो निचली अदालत का केस सुन रहा हो और ऊपर की अदालत का जो जज है वो उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए उसके ऊपर पहले फैसला देने के बाद उस फैसले के ऊपर मजीद जो है वो जजमेंट्स लेने के लिए उसके सर पर सवार हो। ये जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने जो है वो किया। और फिर बाद में पता ये चला कि जो जज साहब थे अरशद मलिक साहब, उन्होंने कहा कि जी मुझे तो गंदी वीडियोस दिखाकर जो है वो मेरे से फैसला लिया गया। बाद में वो बंदा दिल का दौरा पड़ने से मर गया। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो है निगरान थे और उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था। या एक तरफ से इल्जाम लगाया जाता है कि पीएमएलए ने ब्लैकमेल किया। जज साहब का जो अपना बयान है ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर, उसके मुताबिक जो है वो दूसरी साइड से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। और वो जज साहब ब्लैकमेल हो रहे थे और एजाजुल एहसन साहब को नहीं पता था। एजाजुल एहसन साहब इतने निगरानी कर रहे थे। उस मॉनिटरिंग के बाद उनका जो 62(1)(f) का फैसला है कि इसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं पूरी जिंदगी के लिए ताहयात ना अहली होती है, जिसको फिर ARY जैसे चैनल, जो काशिफ अब्बासी साहब बड़े चैनल्स की आज़ादी और मीडिया की आज़ादी की बात कर रहे थे 3-4 दिन पहले बिलावल को इंटरव्यू करते हुए, तो ARY जो है वो ताहयात ना अहल नवाज शरीफ लिखा करते थे, सजा याफ्ता ना अहल नवाज शरीफ, ताहयात ना अहल नवाज शरीफ लिखा करते थे। जो ताहयात ना अहली का फैसला है वो भी जस्टिस एजाजुल एहसन उस बेंच का भी हिस्सा थे, जबकि पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर ताहयात ना अहली का जिक्र नहीं था। वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया था। इसके बाद 62-63 के तहत पार्टी हेड जो है वो नहीं हो सकता बंदा अगर उसके तहत डिस्क्वालीफाई हुआ हो, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल नहीं था। और जो इलेक्शन एक्ट था उसका भी हिस्सा नहीं था, लेकिन उसको भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया। इसके बाद जस्टिस बंदयाल ने 2021 में ये लिखा कि जो उनकी जजमेंट के अंदर था कि जो भी बेंच है उसकी डिसीजन कौन करेगा, ये कंप्लीटली जो है वो फैसला चीफ जस्टिस करेगा और कोई इसके अंदर जो है वो सुओ मोटो जो भी लेगा वो सिर्फ चीफ जस्टिस ले सकता है, इसके अलावा कोई नहीं ले सकता। ये जो जजमेंट थी ये बंदयाल साहब ने लिखी थी, उनकी सरबराही में ही ये बेंच बना था और उसका भी ये हिस्सा थे। इसके बाद जिस बेंच ने ये फैसला किया कि इमरान खान साहब के जो ऊपर केस है डेवलपमेंट फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन की,
उनके ऊपर केस ये आया था कि इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है और साथ साथ वो जो है वो डेवलपमेंट फंड्स बांट रहे हैं जिसकी मदद से वो, और लोकल बॉडी इलेक्शंस की भी उन दिनों बात हो रही थी, तो ये केपी के अंदर हुए भी थे, बाकी सूबों के अंदर जो है वो जरा डर गए थे वो उस वक्त। तो दोनों सूबों के अंदर जो है वो जो एमपी एमएनएज हैं लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले, वो उनको डेवलपमेंट फंड्स जो है वो इमरान खान साहब दे रहे हैं, और डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वो बांटना इस तरह से एमपी एमएनएज के अंदर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये पिटीशन आई और जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने जो है वो इसके ऊपर एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद एक बेंच बना। उस बेंच के अंदर से जस्टिस मकबूल बाकर भी जस्टिस काजी फायजीसा के साथ थे। मकबूल बाकर साहब को अलहदा किया गया और जो बेंच नया बना उसने फैसला दिया कि ना सिर्फ इमरान खान साहब को ये इजाजत है, क्योंकि वो इमरान खान साहब है, बेशक आइन कुछ भी कहता हो, इमरान खान साहब को इजाजत है कि वो इसकी धज्जियां बखेरते हुए इसकी अपनी मर्जी कर सकते हैं। माजी में भी हुआ है, लेकिन कभी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के साथ नहीं हुआ। ये इमरान खान साहब के लिए जो है जस्टिस एजाजुल हसन और बंदयाल साहब वगैरह, बंदयाली बेंच ने ये फैसला लिखा, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक और फैसला भी किया जो कि सुप्रीम कोर्ट ही के साबिक फैसलों की खिलाफ वर्जी थी, वायलेशन थी, कि जस्टिस काजी फायजीसा जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ कोई फैसला, कोई केस नहीं सुने, क्योंकि वो अनबायसनेस और इम्पार्शियलिटी को जो है वो लाजमी रखना है कि इसका प्रिंसिपल जो है इसको अपहोल्ड करने के लिए उन्होंने कहा कि इसको जो है वो नहीं सुनना चाहिए। हालांकि किसी भी बेंच में इमरान खान के फिर उस हिसाब से अनबायसनेस और इम्पार्शियलिटी को देखते हुए जस्टिस एजाजुल हसन को नहीं बैठना चाहिए। 99% जो केसेस थे, बेंचेस थे, उसके अंदर वो बैठे हुए थे। हर बार इमरान खान साहब के हक में अल्हम्दुलिल्लाह फैसला दिया है। ऐसे जैसे कि आप समझ लें बैरिस्टर अली जफर केस सुन रहे हो और हामिद खान केस सुन रहे हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि शायद सलमान अकरम राजा जो कि उनके टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी अगर सुन रहे होते ना तो शायद इतने फैसले जो है वो इमरान खान साहब के हक में नहीं दे सकते थे। सिर्फ इमरान खान साहब दे सकते थे या जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस बंदयाल दे सकते थे। इसके बाद उन्होंने जो अप्रैल 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट किया गया कासिम सूरी की जानिब से, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, उस केस के अंदर सीधी सीधी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन थी और उसमें उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन करार देने के बावजूद पार्लियामेंट को ये इख्तियार नहीं या हुकूमत को ये हिदायत नहीं दी गई कि इसके ऊपर आर्टिकल 6 का इतलाक होता है। उससे बचाने के लिए इन लोगों ने ये जजमेंट जो है वो लिखी 5 जजेस ने, जिसके अंदर उसको बचाया गया। इसके बाद 63A के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो पिटिशन है, जो आर्टिकल है, उसके मुताबिक इन्होंने ये कहा कि जी ये जो एमपीएस हैं, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर अगर पार्टी की जो इनकी एफिलिएशन है उससे हटके वोट देते हैं तो इनका वोट भी नहीं माना जाएगा और ये डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये था कि या तो आप ये जजमेंट पहले देते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने के बाद ये जजमेंट देने का मतलब ये है कि अब वो बंदा वोट भी दे चुका है, वो डिस्क्वालीफाई भी होगा और उसका वोट भी काउंट नहीं होगा, यानी कि जो पहले से जीता हुआ है वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास मेजॉरिटी थी, और जो नए बंदे हैं वो डिस्क्वालीफाई भी हो गए हैं। डिस्क्वालीफाई होने से उनका नुकसान ये हुआ कि वो 20 बंदे जो थे यानी उस डी सीट हो गए, तो वो डी सीट भी हो गए जनाब, और परवेज इलाही साहब की हुकूमत भी आ गई। ये भी जस्टिस एजाजुल हसन का एक कारनामा था, क्योंकि अकेले कारनामे नहीं सर अंजाम दे रहे थे, उनके इर्द गिर्द जो है वो दूसरे जजेस भी थे और फिर जाहिर सर पर हाथ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ मामला, उन्होंने 3 मेंबर बेंच को हेड किया सुप्रीम कोर्ट के, जिसने ये तमाम अथॉरिटीज को जो है वो डायरेक्ट किया कि वो इमरान खान साहब की जो आज़ादी मार्च है उसको उसके लिए प्रिपेयर करें, ग्राउंड प्रिपेयर करें, उनको जो है वो वहाँ पर बैठने की जगह फराहम करें, और उनसे ये कहा कि आप जो है वो आगे नहीं आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पर नहीं आएंगे, आप डी चौक की तरफ नहीं आ सकते। मगर फिर इमरान खान साहब गए, इमरान खान साहब तो इमरान खान साहब है, तो उसी जज ने, उसी बेंच ने ये कहा कि शायद उनको हमारे अहकामात ना मिले हों। फिर ये भी साबित हो गया कि उनको अहकामात मिल गए थे और उसके बावजूद वो आगे बढ़े, मगर उस बेंच ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरे होते तो यहाँ पर दानियल अजीज और वो निहाल हाशमी और तलाल चौधरी जैसे लोग होते, जिनको अब टिकट्स किसी को भी नहीं मिले मेरा ख्याल है तीनों में से, तो सबके सब जो है वो नाअहल हो गए होते, लेकिन इमरान खान साहब के लिए ये मुकम्मल तौर पर इजाजत थी। इसके बाद वो मुनीब अख्तर और जस्टिस बंदयाल के साथ मिलकर वो उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने इलेक्शन कमीशन की जो पंजाब के अंदर इलेक्शंस, और वो करेक्ट डिसीजन था कि जी ये इलेक्शन कमीशन जो कि इलेक्शन नहीं करवा रहा था, इन्होंने 14 मई का जो है वो डेट लेकर दी, डिसीजन करेक्ट था। लेकिन क्यों था इसकी तरफ मैं बाद में आऊंगा। ये एक करेक्ट डिसीजन है, इसमें कोई शक नहीं है, पीटीआई के हक में जाता है, जस्टिस एजाजुल हसन के हक में जाता है, उनकी जो स्ट्रीक है उसके मुताबिक है, लेकिन
जस्टिस एजाजुल हसन और पीटीओ, ये डिसीजन जो है वो दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। और अक्टूबर 2023 में वो 5 मेंबर बेंच का हिस्सा थे जिसने ये डिसाइड किया कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले हुए हैं उसको भी अदालतें ही चेक करेंगी। ये भी दुरुस्त डिसीजन है, मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त डिसीजन है। मगर आप ये देखिएगा कि डिसीजन चाहे गलत हो चाहे ठीक हो, पीटीआई के हक में जरूर जाता होगा। अगर पीटीआई किसी वजह से तारीख की नहीं कानून की दुरुस्त सिमत पर है तो फिर कानून के मुताबिक फैसला आएगा। अगर वो कानून की मुखालिफ सिमत में है तो कानून के मुखालिफ फैसला आएगा। एजाजुल हसन एक पीटीआई के, या जिसे कहा जाए कि ईमानदार जज थे, तो इसमें कोई जो है वो डिस्प्यूट नहीं किया जाना चाहिए। कम से कम इतना जरूर ख्याल करना चाहिए कि हमें सच बोलना बहुत जरूरी है, और सच ये है कि वो एक इमरान खान के शदाई हैं। ही इज एंटी नवाज शरीफ, और उन्होंने अपनी पिछले 7 साल 2016 में ये सुप्रीम कोर्ट में आए थे, सारे बड़े बेंचों में बैठे हैं और फिर शान से रुखसत हो गए अपनी सुप्रीम कोर्ट में आने से, चीफ जस्टिस बनने से पहले। और वो सारा जो स्कीम बनाई गई थी 8 साल बाद इन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, उसके मुताबिक वो स्कीम तो बढ़ गई है। मगर मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि जस्टिस नकवी, जस्टिस एजाजुल हसन और इस तरह के जो दीगर अफराद हैं, मैं समझता हूँ कि उनको मजीद जो है वो जुर्रत का मुजाहरा करते हुए, अगर वो जुर्रत का मुजाहरा नहीं करते तो कोई उनको भी रेफरेंस आना चाहिए। और ऐसे लोग जो कि कानून से हटकर फैसले देते हैं, जो कि कानून के खिलाफ फैसले देते हैं सिर्फ सियासी जमातों को खुश करने के लिए या अपनी खुशी की खातिर। अब मिसाल के तौर पर काजी फायज ईसा के बारे में मैं ये 100% श्योर हूं कि ये जो अनबायसनेस और इम्पार्शियलिटी को अपहोल्ड करने का जो फैसला था, ये सिर्फ इन जजों ने नहीं दिया, ये इनकी बीवियों ने, इनकी सासू माओं ने दिए, ये इनकी खुशदामनों ने दिए हैं, जो कहती थी हाय राफे अब क्या होगा, ये कहती थी कि कम वक्त मार्शल लॉ भी नहीं लगाते। ये उनके लिखे हुए फैसले हैं जो ये पढ़ के सुनाते रहे हैं अदालतों के अंदर। तो ये चीज जो है वो खत्म होने की बहुत जरूरत है। कि जो मेरे घर वाले कह रहे हैं, मेरा बच्चा क्या कह रहा है, मेरी बेटी क्या कह रही है, बहू क्या कह रही है, सास क्या कह रही है, और क्या कहते हैं ससुराल वाले क्या कह रहे हैं, ये चीजें छोड़ के जब तक ये कानून की किताबें नहीं ना पढ़ना शुरू करते, तब तक इन जजों को नौकरियों से फारिग कर देना चाहिए, या जो नए आने चाहिए वो वाले नहीं आने चाहिए। कानून के मुताबिक फैसले हो, किसी के हक में जा रहे हो, किसी के खिलाफ जा रहे हो, ये अदालत का काम नहीं है सोचना। अदालत का काम सिर्फ एक चीज सोचना है कि कानून क्या कहता है, सास क्या कहती है, ये सास सोचे, सास का काम है। और खुदा का वास्ता ये अपने व्हाट्सएप नंबर बंद करें। ऐसे बेइज्जत होकर निकलने से बेहतर है कि फैसले जो है वो इंसान कानून के मुताबिक दे ले। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।